जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले दरोगा की तैयारी कैसे करेंगे, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो जुलाई अगस्त में अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किए हैं, अर्थात फाइनल किए हैं, यानी स्नातक की डिग्री हासिल किए हैं। उनके लिए तो एक गोल्डन चांस है, सुनहरा ऑप्शन है, क्योंकि दरोगा आपने ग्रेजुएशन भी कर लिया और इसके ठीक बाद दरोगा की बहाली आएगी। लगभग आप लोगों को दरोगा की ये जो बहाली आएगी उसमें बैठने का अर्थात एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और ये अपॉर्चुनिटी हमेशा इंसान को बार बार नहीं मिलता है। अब बोलेंगे सर हमेशा क्या, एग्ज़ाम तो देंगे, 40 साल तक देंगे। जी आप बिल्कुल देंगे, लेकिन इस एज में, जिस एज में आपने अभी ग्रेजुएशन किया, 20-21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके ठीक बाद एक सब इंस्पेक्टर की बहाली आती है और वैसे एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे और बन जाएंगे। समझिए कितनी बड़ी बात होगी, और कम उम्र में एक बेहतर पदाधिकारी बनेंगे। इतना रुतबा वाला जो पोस्ट मिलेगा वो समझिए कि वो काबिल तारीफ़ की बात है। बात ये आता है सर, ये मनगढ़ंत बातें सिर्फ करने से नहीं होगी, आखिर इसका तैयारी कैसे किया जाए। बिल्कुल, फिर मन में आएगा सर जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, हमसे 5-7-6 साल सीनियर है, उनका नहीं हो रहा है, या तो फिर उनका ही होगा, मेरा बाद में होगा, फिर हम बाद में सोचेंगे। जी बिल्कुल नहीं, आप ऐसा नहीं सोचें। आपके लिए एक बेहतर ही सुनहरा मौका होगा बिहार दरोगा के लिए। आपका रणनीति स्ट्रेटजी यदि बहुत बढ़िया रहा, बेहतर एक गाइडर के साथ, दिशा निर्देश वाले व्यक्ति के साथ आप जुड़ा रहे, एक अच्छे कोचिंग के साथ रहे और एक अच्छे शिक्षक के साथ यदि आप पढ़ते रहे, तो आप पहले ही अटेम्प्ट में आप दरोगा बन सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप चाहते हैं कि पहला बार ही हम दरोगा की बहाली अटेंड करें और बने, तो बिल्कुल आप बन जाएंगे। ऐसा मैंने कितनों को देखा है कि मात्र वो 23 से 24 साल ग्रेजुएशन किए और पहला बहाली अटेंड किए हो गया। अरे भाई कितनी खुशी की बात है। वो 40 साल तक जॉब करेंगे, बताइए, वो इवन ASP तक भी जा सकते हैं। अच्छा उनका नौकरी साफ सुथरा रहा तो। सवाल आता, आप लोग सोच रहे होंगे सर बोल तो दिए लेकिन तैयारी करें कैसे। बोलेंगे जी बिल्कुल, स्पेशल दरोगा के लिए मैं बता रहा हूं। आप ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत बड़े हम ज्ञानी हैं। बस फर्क यही है कि जो भी व्यक्ति और सारे हैं वो हमारे मित्र हैं। बहुत है हमारे साथ सफल हुए, बहुत किसी कारण बस सफल नहीं हो पाए। ऐसा बात नहीं, उनके पास अनुभव का कमी है, नॉलेज का कमी है, ज्ञान का कमी है। हम बस एक साथी होने के नाते, आपके भाई होने के नाते, मैं बस सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने भी इस प्रकार से तैयारी किया। थोड़ा कुछ 2-4-5 एग्ज़ाम निकालने का अनुभव है, जिसमें 3-4 जगह मैंने फाइनल मेरिट भी बनाया। बाकी बाद और बहुत सारे प्रीलिम्स मेंस हुए, सब मिला के 7-8 को लगभग हुआ। तो थोड़ा अनुभव है कि ऐसे यदि पढ़ा जाए तो हमारा कहीं रिजल्ट नहीं रुकेगा। और आप चाहते हैं कि पहले ही अटेम्प्ट में हम दरोगा बन जाएं, तो आराम से बन सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें कुछ नहीं करना है। हम लोगों सभी को पता है कि जो रोल होता है वो हमारा जनरल स्टडी, जिसको बोलते हैं सामान्य अध्ययन, फिर रोल निभाता है इसमें आपका करंट, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। ये 4 चीज़ें हैं हमारा। जनरल स्टडी में करंट भी शामिल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल स्टडी में क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी। इसी प्रकार हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया। 4 चीज़ें यहाँ पे हैं। यदि आप बेहतरीन ढंग से इन चारों चीज़ों पे पकड़ बना लिए तो आपको एक बार में दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलेंगे सर ऐसा क्या बात है। जी ऐसी बात है। आपका स्ट्रेटजी बढ़िया रहा, आपको प्रॉपर गाइड करने वाले बेहतर आदमी रहे, आप अच्छे कोचिंग संस्थान से जुड़े रहे, अच्छे शिक्षक मिल गए, और सबसे बड़ी जो बात है वो आपका पैसेंस, आपका धैर्य, आपका कंसंट्रेशन एग्ज़ाम के प्रति। ऐसा नहीं कि एक दिन 4 घंटा पढ़े, 5 घंटा पढ़े, हो गया, नहीं।
ये सब सारी चीज़ रहे तो आप कर लेंगे। फिर आप सोचेंगे सर इसको आप करें तो हम करें कैसे, क्योंकि बिल्कुल मैंने जस्ट अभी ग्रेजुएशन किया है और ये सब चीज़ तैयारी करने का अनुभव नहीं है, तो इसकी शुरुआत कैसे किया जाए। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। एक शुरुआत बेहतरीन ढंग से एक अच्छा स्टार्टअप मुझे मिले तो मैं बिल्कुल बन सकता हूँ, इसमें कोई दुराय नहीं है। हम बोलेंगे आप आराम से एक कोई कोचिंग ले लीजिए। अब वो कोचिंग लीजिए तो फाउंडेशन, क्योंकि मार्केट में टारगेट बैच भी आता है, स्पेशल बैच भी आता है। आप जिस भी, जैसे यहाँ दरोगा बता रहे, दरोगा का फाउंडेशन लेना है। मार्केट में बहुत सारे कोचिंग हैं, जैसे रोशन आनंद सर ज्ञान बिंदु उनका एकेडमी है, अच्छा पढ़ाते हैं। खान सर हो गए, प्रदीप सर कोटेलिया वाले हो गए, एक हमारे साथी भी हैं जीके जीएस मस्ती जो चलाते हैं, जगदेव सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। उम्र पे नहीं जाना है, जगदेव सर का कम उम्र है लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, वो भी बढ़िया पढ़ाते हैं। एक आप फाउंडेशन लीजिए, फाउंडेशन में वो फाउंडेशन लीजिए जहाँ पे ये दरोगा के सारे सब्जेक्ट वो पढ़ाए मुझे। जनरल स्टडी में वो इतिहास भी पढ़ाए, पॉलिटी भी पढ़ाए, सामाजिक शास्त्र भी वो मुझे पढ़ाए, भौतिकी भी पढ़ाए, रसायन शास्त्र भी पढ़ाए, बायोलॉजी भी पढ़ाए, पर्यावरण से संबंधित ये सब भी मुझे बताए। ये सारा आप कर लेंगे। इसके साथ साथ आप पैरेलल में चलेंगे। इसके साथ साथ पैरेलल में क्या चलाएंगे आप? बोलेंगे सर पैरेलल में आप एनसीईआरटी को बुक फॉलो करेंगे। बोलेंगे सर एनसीईआरटी बुक, इसके साथ पैरेलल कहने का मतलब? जी सुनिए, जैसे सर आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी शिक्षक है वो आपको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स वो पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, फिजिक्स में यदि वो लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं, सपोज डेट लाइट प्रकाश, तो आप कुछ मत कीजिए, आप एनसीईआरटी का बुक जिसमें लाइट अच्छा दिया हो, कम से कम यदि साइंस की बात है तो साइंस में आप 9-10 तक पढ़ेंगे तो अच्छा है, ज़्यादा ऊपर की आवश्यकता नहीं है। 9 या 10th में जहाँ भी प्रकाश चैप्टर आपको मिले, आप सर के साथ साथ भी आप पढ़िए, घर में आके देखिए सर ने जो मुझे पढ़ाया और सर के जो नोट्स में है वो मुझे कितना समझ में आया, और जो किताब में है वो मुझे कितना समझ में आ रहा है, क्या सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जो भी शिक्षक पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, जो भी व्यक्ति हो, वो सब के सब किसी न किसी बुक से पढ़ाते हैं, क्योंकि वो भी किसी न किसी शिक्षक और किताब से पढ़े हैं। और वो जो सारी किताबें होती हैं, जो किताब मेन जो किताब होती है, सारी किताबों का जो माता पिता जो बॉस होता है वो एनसीईआरटी होता है। तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये जो सर हमको पीडीएफ दिए थे, जो कंटेंट दिए नोट्स में अपना लिखा हुआ, और सर ने जो मुझे समझाया, यार यहाँ पे और उससे कुछ ज़्यादा इसके बारे में जानकारी मिल रहा है, प्रकाश के बारे में मुझे एनसीईआरटी बुक में। इन सारी बातों को यहाँ नोट कर लेंगे और रिवीजन करेंगे तो आपका धीरे धीरे ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे? 2 काम, सर के साथ मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। तीसरा जो यहाँ काम करेंगे वो करेंगे, जब हम क्वेश्चन बैंक बनाएंगे, दरोगा है तो दरोगा का क्वेश्चन बैंक, उस क्वेश्चन बैंक बनाने के दौरान देखेंगे कि यार ये लाइट से जो मैंने एनसीईआरटी में पढ़ा, जो यहाँ भी पढ़ा, कुछ और इससे बेहतर कंटेंट मुझे मिल रहा है, ये दोनों से कुछ और थोड़ा अलग मिल रहा है। वैसे एनसीईआरटी से बाहर नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ अलग दिखे तो यहाँ से भी उठा के हम क्या करेंगे, इसमें अपना नोट्स में रख लेंगे। इन सारे के अलावा आप घटना चक्र फॉलो करेंगे। घटना चक्र कैसा? 1 लाइनर नहीं, पूर्वावलोकन लीजिएगा, जिसमें लिखा रहेगा विभिन्न राज्यों के पीसीएस के एग्ज़ाम और जो हमारा यूपीएससी होता है, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें जो पूछे जाते हैं वो सब लगभग उसमें 2 ही रहता है। हमारे जितने सारे राज्य हैं उसके जो अपना, जैसे हमारा बीपीएससी मध्य प्रदेश का, एमपी पीसीएस, फिर यूपी पीसीएस अपना जो हो गया, सबका अलग अलग, तो स्टेट पीसीएस का ही घटना चक्र में रहता है। कौन सा लेना है? ध्यान रहे, पूर्वावलोकन लेना है, पूर्वावलोकन, 1 लाइनर नहीं लेना है, पूर्वावलोकन लेना है। ये सिर्फ घटना चक्र है, याद रहे ये घटना चक्र नहीं है, ये भी एनसीईआरटी है। जितना भी मार्केट में अलग अलग पब्लिकेशन की आप किताबें देख रही हैं, सभी किताबों में जो
कंटेंट संग्रह किया हुआ है, कंटेंट का जो कलेक्शन है वो सब का सब माता पिता हमारा एनसीईआरटी बुक ही है, याद रहे। तो सारा एनसीईआरटी है, तो बहुत सारे किताब जो हम पढ़ेंगे उससे बेहतर है कि हम इतना ही फॉलो करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी है। ये मैंने आपको बता दिया जनरल स्टडी से संबंधित। टीचर ने आपको जनरल स्टडी पढ़ाया, फिजिक्स के साथ वैसा करेंगे, केमिस्ट्री के भी साथ वैसा, बायोलॉजी के भी साथ वैसा, पर्यावरण के भी साथ वैसा। और ये घटना चक्र हमारा 8 खंड में आता है। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा, पर्यावरण पारिस्थितिकी एक वो रहेगा 2 किताब, हिस्ट्री के लिए रहेगा, हिस्ट्री में आपका प्राचीन भारत रहेगा, मध्यकालीन भारत रहेगा और आधुनिक भारत रहेगा। पॉलिटी में सारी चीज़ें रहेगी, उसके लिए भी एक अलग बुक आएगी। फिर ज्योग्राफी भूगोल का आएगा, उसमें विश्व का भूगोल रहेगा, भारत का भूगोल रहेगा। तो ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद साइंस में बता ही दिए। इस प्रकार उसमें लगभग एक सोशियोलॉजी का आता है, एक राजवर्ग का आता है, टोटल मिला के 8 सेक्शन होता है। लेकिन 8 सेक्शन सारे नहीं लेना है, आप हिस्ट्री का ले लीजिएगा, पॉलिटी का ले लीजिएगा, साइंस का ले लीजिएगा। वैसे हम कहेंगे एक बार सभी पढ़ लेंगे, जितना है किताब इसमें 8 खंड जो आता है सभी लेके एक बार इस फाउंडेशन क्लास के साथ साथ इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जब सारी चीज़ें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा यार इसमें ये छोड़ देना है, क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है ये तभी समझ में आएगा जब सारे सब्जेक्ट को आप बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। तो आप यदि बेहतर ढंग से सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो आप कभी भी ये अनुमान या जज नहीं लगा पाएंगे कि मुझे पढ़ना क्या है इस एग्ज़ाम के लिए और मुझे छोड़ना क्या है। कभी काल क्या होता है, जो आप पढ़ेंगे वो एग्ज़ाम में अक्सर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रहे वो नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो पूछा जाता है उसमें बहुत ज़्यादा वो मदद करता है आपको समझने के लिए। ध्यान रहे कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, सारी चीज़ों को सरलता से समझने के लिए वो भी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से समझाती है। इस तरह से जनरल स्टडी करेंगे। अब मैं बात करता हूँ करेंट की, कि सर करेंट कैसे पढ़ा जाए। क्योंकि दरोगा के एग्ज़ाम में ध्यान रहे करंट से भी कभी कभी 10-10, 12-12 क्वेश्चन। और ये मत सोचिए कि कभी एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है करंट तो पढ़ने से मेरा हानि हो जाएगा। जो भी ऐसा सोचते हैं वो गलत है कि मेरा टाइम लैप्स हो जाता है तो पूछा ही नहीं जाता, ऐसा नहीं सोचना है। मैं अभी बताता हूँ कि इसकी भूमिका कितनी अहम होती है। आया तो सोने पे सुहागा, नहीं भी आया तो भी सोने पे सुहागा। ये कठिन से कठिन सवालों को कितना आसान बनाता है, हम और आप जज भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे लिखे करंट। दरोगा के एग्जाम में कभी कभी तो 15 से 20 क्वेश्चन पूछता था, आज भी पूछता है, लेकिन बस हम लोगों को पकड़ने का नज़रिया होना चाहिए। करंट को कैसे पढ़ेंगे? करंट के साथ मुझे स्टैटिक बनाना सीखना है। स्टैटिक कहने का मतलब सर ये स्टैटिक क्वेश्चन क्या होता है? बोलेंगे वैसे क्वेश्चन जो कभी भविष्य में फिर वो क्वेश्चन बदलेगा नहीं। जैसे हम बोले कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 1994 है, तो क्या आगे चल के ये चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा। किसी संस्था का मैंने उसका क्या किया, इस्टेब्लिश किया, स्थापित किया जिस डेट में, तो क्या कि बाद में उस संस्था का क्या जो स्थापित दिन होगा वो क्या चेंज हो जाएगा? क्या वो स्थापित वर्ष होगा वो चेंज होगा? बोलेंगे नहीं। तो इसी प्रकार का जो स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक का मतलब ही होता है एकदम स्थिर, वो अब हिलेगा डुलेगा नहीं भैया, जो फिक्स है वो फिक्स है। करेंट का मतलब होता है अभी कुछ और है, आने वाला समय में कुछ और हो जाएगा, इसीलिए इसको करंट बोलते हैं। करंट के साथ स्टैटिक कैसे बनाएंगे? और इस दरोगा की तैयारी में इस करंट का हम तो बोलेंगे करंट और स्टैटिक पढ़ लिए तो यहाँ पे ही 40 से 50% आप क्लियर कर लिए अपनी तैयारी। बोलेंगे सर ये तो पूरा एकदम अजूबा बता रहे हैं। मैं अपना जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने अपने लाइफ में एग्ज़ाम को पास करते हुए देखा है, और एग्ज़ाम में मुझे ये सब फील नहीं होता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। बेशक गलतियां सबसे होती है, जितने सारे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनसे भी गलती होती है, इसमें नो डाउट। लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से पढ़ने से, जो मैं आपको बताऊंगा, पढ़ने से कभी आपको नहीं लगेगा कि बिल्कुल मुझे क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। बेशक गलती होगा लेकिन बहुत कम गलत होकर लगेगा यार इसको तो मैंने पढ़ा है। अब देखते हैं करंट को कैसे पढ़ते हैं।
40 से 50% मैंने इसलिए बोला कि आप देखिए कि करंट, मैंने सपोज डेट नीति आयोग से कोई करंट बना, नीति आयोग से करंट बना, करंट आ गया, बोलेंगे सर स्टैटिक कैसे बनाएंगे। देखिए अब ये देखिए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, फिर देखिए गठन कब हुआ ये, फिर नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में भी पहला भी, फिर नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, पहला उपाध्यक्ष भी वर्तमान में भी, फिर देखेंगे नीति आयोग का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, आखिर ये करता क्या है हमारे देश के लिए। फिर देखेंगे यार ये अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये स्टैटिक हो गया। आया नीति आयोग से एक करेंट क्वेश्चन, आपने इससे 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाया, 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने बनाया, 4 से 5 क्वेश्चन आपने बनाया। सोचिए ऐसा यदि मैं 10 क्वेश्चन पढ़ूंगा और एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन, तो 10 बचे 50 क्वेश्चन हुआ। महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन नहीं पढ़ के आप 25 दिन ही पढ़े, 25 गुना यदि हम 50 करेंगे तो 25 बचे 125, 1250 क्वेश्चन, 1200 ही क्वेश्चन मानते हैं। और एक महीना में यदि 1200 हुआ तो बताइए यदि हम 12 महीना पढ़ेंगे, 12 महीना में मान लेते हैं 10 ही महीना पढ़े आप, 10 को यदि 1200 से गुना करेंगे तो बताइए 12,000 क्वेश्चन होता है। और ये 12,000 क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन है, दस क्वेश्चन पर डे हुआ, पर डे कितना हुआ, एक दिन में पर डे 10 क्वेश्चन। आप 25 दिन ही पढ़े तो 10 गुना 25 कीजिएगा कितना होगा, 250 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन हो गया, 25 दिन पढ़े, 10 25, इस 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पे 5 क्वेश्चन, तो टोटल कितना, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन एक दिन में हुआ। और हम यदि 30 दिन नहीं रह के 25 दिन ही पढ़ते हैं तो 25 पचे 125, 1250, इसको हम 1200 ही क्वेश्चन मानते हैं। ये एक महीना में आपका 1200 क्वेश्चन तैयार हुआ। और इस 1200 क्वेश्चन में क्या है, करेंट भी है और स्टैटिक भी है। यदि एक महीना में आपने 1200 पढ़ा और 12 महीना नहीं पढ़ के आपने 10 महीना भी पढ़ा तो 10 गुना 1200, बताइए 12,000 क्वेश्चन होता है। और इस 12,000 क्वेश्चन में हमारा क्या है, करंट भी है पूरे साल का और स्टैटिक भी है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये इतना बेहतर साबित होता है, आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का तरीका हम लोगों को आना चाहिए, क्वेश्चन बनाने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे 12,000 क्वेश्चन हुआ और इस 12,000 क्वेश्चन को यदि बार बार रिवीजन किया जाए तो ये दरोगा के लिए आपका रामबाण साबित होगा, रीढ़ की हड्डी की तरह ये साबित होगा। लगभग 40 से 50% आपको यहाँ से उठाएगा, वो सब चीज़ में मदद करेगा आपको। करंट को ज़रूरी नहीं, हिस्ट्री का भी करंट बनता है, पॉलिटी से भी करंट बनता है, सारे सब्जेक्ट में ये हेल्प करेगा। आप सोच रहे होंगे सर 40 से 50% बता दिए, हिस्ट्री पॉलिटी गया कहाँ। अरे भाई हिस्ट्री पॉलिटी से हमेशा सिर्फ स्टैटिक ही नहीं पूछेगा, वो जो उसका अनुच्छेद भी करंट में चर्चित होगा उससे भी वो पूछेगा। तो ये करंट बोलने का मतलब ये यही करंट में तो ये स्टैटिक निहित है। और यही स्टैटिक तो भी आपका हिस्ट्री भी होगा, पॉलिटी भी होगा, बहुत सारे हो गए, नेशनल राष्ट्रीय संस्था होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगा, सारी चीज़ इसमें शामिल होंगे। आप जो लुसेंट या विभिन्न प्रकार के किताब में जो जाके पढ़ते हैं, विविध स्टैटिक जिसको बोलते हैं, आप विश्वास नहीं कीजिएगा। ऐसा यदि आप पढ़िएगा तो इस करंट के साथ जो स्टैटिक बन रहा है वही वो विविध है और उससे बेहतर बन रहा है। जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो लगेगा यार ये तो ऑलरेडी मैं पहले से जान रहा हूँ। तो ये आपका एक स्मार्ट स्टडी होता है, स्मार्ट तरीके से पढ़ी गई चीज़ें होती है और हमेशा दिमाग में भी रहेगा। और एक बार में यदि आप चाहते हैं कि मुझे दरोगा बनना है तो आप ऐसे बनेंगे। और मैं स्टैटिक थोड़ा बताता हूँ आपको। जैसे
सपोर्टेड WHO ही आया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई करेंट बना। कुछ नहीं करना, अपने मन से सोचना यार ये इसकी स्थापना कब हुआ, अर्थात गठन कब हुआ, इस्टेब्लिश कब हुआ ये। फिर बोलेंगे यार जिस समय हुआ उस समय इसका कुल कितना मेंबर था, कुल सदस्य कितना था, ये देखेंगे। फिर मन में आएगा यार भारत इसका सदस्य कब बना। फिर मन में आएगा यार इसका मुख्यालय कहाँ है। फिर मेरे मन में आएगा कि इसका हेड कौन है, निदेशक कौन है या अध्यक्ष कौन है इसका। आप देखिए, फिर आप ये भी कर सके इसका पहला अध्यक्ष कौन है भाई, कौन था। फिर आपके मन में आएगा यार अभी अंतिम देश, इसका अंतिम सदस्य कौन सा है। आप देखिए, आपने मन से पूछना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 आपका स्टैटिक क्वेश्चन जनरेट हुआ। कितना हुआ? 7। एक करेंट आया, 7 आया। मैं मानता हूं आप एक करेंट क्वेश्चन से 5 ही बनाइए। एक क्वेश्चन पे 5, 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे 50, महीना में 25 दिन भी पढ़ेंगे तो 1250 में 1200 ही क्वेश्चन मानता हूं। और टोटल एक साल में 12 महीना होता है, 10 ही महीना पढ़ेंगे, 10 गुना 1200 क्वेश्चन 12,000 क्वेश्चन होता है। और करेंट और स्टैटिक 12,000 मायने रखता है किसी भी एक वनडे एग्जाम, खास करके दरोगा एग्जाम या कोई भी रेलवे भी देंगे तो आपको ये सब हिलने नहीं देगा, एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन बनेंगे आपका। तो इतने सारे मैंने बताया, WHO बताया। जैसे मैं आपको बोलूँगा कोई आया, नेशनल पार्क की चर्चा हुआ, नेशनल पार्क की चर्चा होगा, सपोज डेट मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की चर्चा होगा तो मध्य प्रदेश के लगभग जो नेशनल पार्क है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं। फिर देखेंगे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है, सबसे छोटा कौन सा है, वर्तमान में अभी सबसे अंतिम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, सबसे कम किस राज्य में है, किस राज्य में एक भी नहीं है। इस तरह से 5-7 क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे बना सकते हैं। ये अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, अपने आप से करिए, सारी टीचर पे ही नहीं रहना है। फिर आपके मन में आएगा करेंट पढ़े कहाँ, हम बोलेंगे आप उत्कर्ष का क्लास कीजिए जो गौरव सर पढ़ाते हैं। मैंने जो किया वो मैं बता रहा हूँ आपको, और जहाँ कहीं बढ़िया लगे आप वहाँ पढ़िए, लेकिन पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए मेरे भाई। उत्कर्ष कब मैं पढ़ता था, गौरव सर जो पढ़ाते थे, मैं ऐसा ही लिखता था। जहाँ लगता था कि वो सर छोड़ रहे हैं, मैं ऐसा ही अपने मन से सवाल क्रिएट करता था और बनाने की कोशिश करता था। मैं ये बाय ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा, यहाँ ही पढ़िए जहाँ आपको लगे। आप इसी तरह कम से कम 10 क्वेश्चन, एकदम अच्छे क्वेश्चन होना चाहिए, और उस 10 क्वेश्चन पे आप स्टैटिक बनाने के लिए मजबूर होइएगा और ज़रूर बनाइएगा, जिसके कारण आपका एक बहुत बड़ा बेस तैयार होगा जीके जीएस और करेंट का। और विश्वास नहीं रखिएगा, आपके अंदर एक अजीब तरह का सोच आएगा, वो लगेगा औरों से वो अलग करेगा आपको। ये जो माइंड आपका डेवलप करेगा, जो दिमाग का विकास होगा, इसे पढ़ने से देश दुनिया को समझ पाएंगे, अपने आसपास की चीज़ों को आप समझ पाएंगे। जब कोरिलेट करके इसे पढ़ेंगे तो लगेगा यार वो एग्जाम तो बहुत आसान है निकालना, और एक बार में आप दरोगा बनेंगे। अब विश्वास रखिए। अब बात रहा मैथ और रीजनिंग का, कि मैथ और रीजनिंग क्या। तो मैथ और रीजनिंग तो सबको ही हम लोग पढ़ते हैं। मैथ और रीजनिंग में क्या करेंगे, यदि कोई चाहते हैं, मैथ और रीजनिंग तो अच्छा बड़ा चैप्टर होता है, बहुत सारे, एक लंबा चैप्टर है मैथ और रीजनिंग में, बहुत सारे चैप्टर हैं, अच्छा बड़ा विषय है। आप यदि चाहते हैं कि कम समय में इसका तैयारी बेहतर करें, यदि आपके पास मात्र 3-4 महीना टाइम है, तो आप कुछ मत कीजिए। 7-8 साल में जितने सारे दरोगा का एग्ज़ाम हुआ, जो मैथ और रीजनिंग पूछा गया, वो चैप्टर आप नोट कर लीजिए, वो चैप्टर आप नोट कर लीजिए, और उस चैप्टर पे एकदम बेहतरीन पकड़ बनाना है आपको। उसके बाद भी टाइम मिले तो मैथ और रीजनिंग के और जो चैप्टर हैं उस पर पकड़ बना लेना है। इस प्रकार आपका सारा कंप्लीट हो गया, जीके जीएस हो गया, करेंट के साथ स्टैटिक हो गया और मैथ रीजनिंग। ऐसा यदि आप तैयारी किए तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मन में अब आएगा सर कितने घंटा पढ़ेंगे, सवाल तो ये भी आएगा कि सर पढ़ना कितना घंटा है। पढ़ने का कोई लिमिट फिक्स नहीं होता है,
कि मुझे कितना घंटा पढ़ना है। बस ये सोच के पढ़ना है कि जिस चीज़ को समझने के लिए मैंने टेबल कुर्सी पे बैठा है, अपने चौकी पे बैठा है, बोरिया बिस्तर पे बैठा है, किताबें लेके मैंने बैठा है, वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि नहीं। यदि समझ में नहीं आ रही है तो 10 घंटा बैठना भी व्यर्थ है। यदि चीज़ें समझ में आ गई आधे घंटा में तो वो 10 घंटा के बराबर है, 5 घंटा के बराबर है। तो आप इस हिसाब से पढ़िएगा कि चीज़ें मुझे समझ में आ जाए। जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, जिस सब्जेक्ट का मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, वो चैप्टर मुझे बढ़िया ढंग से समझ में आ जाए, तो मुझे उतना घंटा ही काफ़ी है। ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। ऐसा नहीं सोचना है 20 घंटा 15 घंटा पढ़ना पड़ता है। रेगुलरिटी, निरंतरता रहना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूटी, आप रेगुलर रहिएगा, ठीक ना, तो आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालने में कठिनाई नहीं होगी, समझने में कठिनाई नहीं होगी। पहला सुबह, दिन का पहला जो सुबह होना चाहिए वो आपका रिवीजन से शुरुआत होना चाहिए। वो चाहे करंट हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, सब पे 40-40 मिनट टाइम देंगे। जैसे उधर 3-4 सब्जेक्ट 5 हो जाएगा तो 2 चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री, जैसे आपका उधर हो जाएगा हिस्ट्री पॉलिटी, उस पर 40-40 मिनट टाइम, करंट पे टाइम देंगे। 3-3 चैप्टर का रखेंगे रिवीजन के लिए, फिर मेरा जो क्लास होगा वो करेंगे। इस प्रकार आप करते रहेंगे, सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। तब जाके आपको बाद में पता चलेगा मुझे इसके लिए क्या और पढ़ना है, क्या छोड़ना है। लेकिन ऐसा स्मार्ट स्टडी करेंगे तो। चलिए, मैंने बहुत कुछ ज़्यादा